बोल रही थी तीन कर ली हार्दिक अभिनंदन। कर ले। आज हम सब यहाँ एक ऐसे विषय को विचार विमर्श करने के लिए सुन एकत्रित ले हुए हैं तुम। जो सीधे जो तो हमारे है लिखा देश, हुआ देखो। हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी यानी घरेलू महिलाओं से संबंधित है। विषय है आधुनिक परिवेश में घरेलू महिलाओं की मनोदशा। इस गरिमामयी कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले रूमी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे स्वागत वक्तव्य के साथ इस कार्यक्रम की औपचारिक शुभारंभ करें। रूमी जी। नमस्ते, प्रणाम। यत्र नारी। रूमी जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते, प्रणाम। यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यते सर्वस्तत्राफलः प्रिया। परम आदरणीय पद्मश्री निवेदिता बीरे जी, शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सुधा जी, सचिव लीना जी, संयोजिका बिंदु जी, अतिथिगण तथा भारत के सभी अंचलों से ऑनलाइन जुड़ी हुई मेरी समस्त शक्ति बहनों को सादर नमस्कार, वंदे मातरम। आज 26 मई 2026 सायं 6 बजे हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच साक्षात प्रेरणा पुंज विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण की को समर्पित पद्मश्री सम्मानित आदरणीय निवेदिता बीरे जी उपस्थित है। आपका सानिध्य पाकर हम धन्य हुए। आज के इस विशेष ऑनलाइन वार्ता का विषय आधुनिक परिवेश में घरेलू महिलाओं की मनोदशा। घर की धुरी संस्कारों की संवाहक गृहिणी के मन की बात करना आज समय की मांग है। बदलते युग में उसकी भूमिका, उसके संघर्ष और उसकी आंतरिक शक्ति को समझना हम सबके लिए आवश्यक है। हमें पूर्ण विश्वास है दीदी के विचार इस विषय पर हमें नई दिशा देंगे। निवेदिता दीदी, आपका जीवन सेवा ही संगठन का जीवंत उदाहरण है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपने मातृशक्ति को जागृत कर राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। आपके मुख से आज इस विषय को सुनना हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। मैं शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सुधा जी का भी हृदय से स्वागत करती हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व में शक्ति परिवार निरंतर सेवा पथ पर अग्रसर है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भारत के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई मेरी सभी शक्ति बहनों का भी अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति ही इस कार्यक्रम की वास्तविक शक्ति है। दीदी, हम सब अत्यंत उत्सुक हैं आपके अनुभव और मार्गदर्शन को सुनने के लिए। आपके शब्द हम सभी बहनों के जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और समाधान भर देंगे। एक बार पुनः आदरणीय निवेदिता बीरे जी का सुधा जी, लीना जी और समस्त शक्ति बहन और अतिथिगणों का इस ऑनलाइन वार्ता में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। Let us all welcome Nivedita ji on board and listen to her precious speech. We are immensely blessed to have you here, Nivedita ji. We welcome you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद रूमी जी। आपके आत्मीय शब्दों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा भर दी है। आपका आभार। किसी भी कार्य की शुरुआत यदि ईश्वर के स्मरण और पवित्र प्रार्थना से हो तो मन शांत एवं एकाग्र हो जाता है। इसी के साथ मैं उज्ज्वला जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे सुमधुर प्रार्थना के साथ हम सभी को जोड़ें। उज्ज्वला जी। हेलो, उज्ज्वला आवाज सुनाई दे रही है ना? जी जी। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वै यत्किञ्च जगत्यां जगत्
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा घृतः कस्य स्विद्धनम् विद्याञ्च विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओवर टू यू। सुंदर और मन को शांति देने वाली इस प्रार्थना के लिए उज्ज्वला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चेतना को इन सुंदर सुरों से जोड़ने के लिए आपका आभार। कोई भी बदलाव तब तक स्थायी नहीं होता जब तक उसकी जड़ें समाज और संस्कृति से न जुड़ी हो। ग्राम परी समाज में इसी तरह की जमीनी और सकारात्मक बदलावों का प्रतीक रही है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इसके लिए मैं रजनी जी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर ग्राम परी हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे ग्राम परी के परिचय को और इसके उद्देश्यों को हमसे अवगत कराएं। रजनी जी। सर्वप्रथम सबों को मेरा प्रणाम और माननीय श्रद्धेय आज के हमारे तिथि और निवेदिता देवी को विशेष प्रणाम। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ग्राम परियोजना कृपया हाँ ग्राम परी जो है हमारी शक्ति की एक राष्ट्रीय योजना है। राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उन्हीं में से एक ग्राम परियोजना है और मुख्य उद्देश्य है इसका कि हमारी विज्ञान, उसकी तकनीक, उसकी प्रौद्योगिकी, उन सबों को जमीनी स्तर पे लाया जाए, ग्रामीण स्तर पे लाया जाए, ताकि इसके मार्फत हम जो बहनें जो यहाँ विज्ञान और उसकी तकनीक से जुड़े हुए हैं, इस टेक्नोलॉजी को हम धरातल पे ला सकें, जमीनी स्तर पे ला सकें, ताकि हमारी वो बहनें जो और जिनका जीवन हमारे इतना सुलभ और इतना आसान नहीं है, उनके जीवन को थोड़ा सुलभ बनाया जाए और एक तकनीक उन तक पहुंच सके। इसके साथ साथ हम छोटे छोटे कार्यशाला भी चलाते हैं और जो उस तरह के स्कूल हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं मिल नहीं पाती और शहर से काफी दूरस्थ हैं, उन स्कूल में भी हमारे कार्यक्रम होते हैं। उन बच्चों के लिए मोटिवेशनल लेक्चर्स रखे जाते हैं, उनके लिए वर्कशॉप रखे जाते हैं, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हम उनके लिए रखते हैं। हमारी ग्रामीण बहनें जो कि उनके जो आचार विचार हैं, उनके जो संस्कार हैं, जो रीति रिवाज हैं, हालांकि उसमें भी विज्ञान छुपा हुआ है, तो वो जिस विज्ञान से अछूती हैं, जिसकी जानकारी वो काम वो करती तो हैं, लेकिन उसकी जानकारी उन तक नहीं है, तो हमारी कोशिश होती है कि उन्हीं के आचार विचार, उन्हीं के संस्कार और जो रीति रिवाजों को लेके वो आगे चल रही हैं, उसे उन्हें समझाया जाए और उसमें छुपा हुआ विज्ञान है, उससे उन्हें अवगत कराई जाए। तो इस तरह अलग अलग स्तर पे अलग अलग कार्यक्रम हमारे चलते हैं और ये कोशिश होती है कि हम उन तकनीक को जमीनी स्तर तक लाएं और वहाँ के जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो किशोरावस्था में है, उन बच्चों को भी इन सब चीजों से अवगत कराई जाए। उनके विकास में, उनके आगे की जो नजरिया है, जो सोचने का, देखने का तरीका है, उसमें एक बदलाव लाई जाए और ये सकारात्मक कोशिश ग्राम परी के द्वारा हमेशा से की जाती रही है। और आगे के जो हमारे कार्यक्रम हैं, जो रूपरेखा है, कुछ इस तरह से हैं कि पहले भी हम लोगों ने कुछ प्रशिक्षण बाहर भेज के भी ग्रामीण बहनों के लिए कराए थे। वर्धा में काफी अच्छे स्तर पे इनकी प्रशिक्षण हुई है, बल्कि जो हमारे ट्रेनर हैं
वो लोग इनके स्थान पे भी जाके उनकी प्रशिक्षण किए हैं और आगे भी ऐसा सोचना है हम लोग का, ये कोशिश है कि जो ग्रामीण बहनें हैं ज्यादा से ज्यादा बहनों को लाभान्वित की जाए और उनके स्वावलंबन में ग्राम परी उनको सहयोग दे और इस दिशा में हम प्रयत्नरत भी हैं। इसके साथ साथ जो किशोरावस्था की बच्चियां हैं उन बच्चियों के जो स्वाभाविक उनका विकास है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो संस्कार हैं जो सही में उनमें पढ़ने चाहिए, जो जाने चाहिए, उस पे काम की जा रही है, उस पे प्रकाश डाली जा रही है और अलग अलग कई स्कूल में अलग अलग प्रदेशों में इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी जो संयोजिकाएं हैं वो लोग भी इस काम में लगी हुई हैं और सबकी कोशिश यही है कि जो ऊंचे स्तर पे हम सब जिस काम को कर रहे हैं, जिस प्रौद्योगिकी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे जमीनी स्तर तक जोड़ा जाए और उनके जीवन को समृद्ध बनाई जाए। धन्यवाद। धन्यवाद रजनी जी। ग्राम परी की इस प्रेरणादायी सफर और आपके कार्यों के बारे में जानकर हम सभी को गर्व की अनुभूति हो रही है। आपका बहुत बहुत आभार। अब समय है उस व्यक्तित्व को जानने का जिसके विचारों को सुनने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के इस गंभीर विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मध्य एक अत्यंत सम्मानित और मार्गदर्शक व्यक्तित्व उपस्थित हैं, पद्मश्री निवेदिता भिड़े जी। मैं आमंत्रित करती हूँ शक्ति जी को कि वे उनके मुख्य वक्ता का परिचय देने के लिए आए। मुख्य वक्ता हमारी परम आदरणीय सुश्री निवेदिता भिड़े जी के चरणों में सादर नमन। चमन में खिलती जो फूलों की मुस्कान है, हर दिल पर छाई जो एक पहचान है, संस्कार और शक्ति की जो जान है, उनका हमारे बीच होना ही हमारी शान है। उनके चरणों में सादर नमन। माननीय सुश्री निवेदिता भिड़े जी महिलाओं की शिरोमणि, उनकी ताकत, उनका गुरूर हैं और एक भारत की एक समाज सेवी, शिक्षाविद, विचारक हैं। शिक्षा, ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय जागरण तथा महिला विकास के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य करती रही हैं। उन्हें सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए 2017 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। सुश्री निवेदिता भिड़े जी 1977 से कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद केंद्र में से जुड़ी रही हैं और जहां पर वो आजीवन अपनी सेवाएं दे रही हैं। निवेदिता जी उनका मानना है कि महिला को शक्ति देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि महिला स्वयं शक्ति का स्वरूप है। आवश्यकता केवल उसके ज्ञान, आत्मविश्वास और अवसरों को विकसित करने की होती है। महिला सशक्तिकरण अधिकार को प्राप्त करने की प्रशस्त प्रक्रिया है। उनका मानना है कि उनके क्षमता, आत्मसम्मान और कर्तव्य बोध को पहचानने का मार्ग उन्हें प्रदान करना ही हमारी खोज है। जिस समाज में महिलाओं को शिक्षा, सम्मान, निर्णय लेने का अवसर मिलता है, वह समाज प्रगति के नए शिखरों को छूता है। निवेदिता जी का जीवन यह संदेश देता है कि नारी केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भी सबसे बड़ी पूंजी है, शक्ति है। नारी जब शिक्षित होती है तो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पीढ़ी शिक्षित होती है। शिक्षकों के प्रशिक्षण देने से लेके संस्कृत के पुनरुत्थान, ग्रामीण आदिवासी महिलाएं तथा बच्चों को शिक्षा देना, उनको संस्कृति को बढ़ावा देकर उनको मनोदशा को सुदृढ़ करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के नवाचार हेतु भारत का प्रतिनिधित्व करने जैसे बहुत बड़े योगदान दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर माननीय निवेदिता जी के अनेकों पेपर तथा पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनके चरणों में आज हमारा सौभाग्य है कि हम इनके चरणों में अपने शीश नवाते हैं और इनसे हमें मार्गदर्शन और शिक्षा और जानकारी की जो मजबूती प्राप्त होगी, वह समाज के लिए एक मजबूत स्तंभ का काम करेगी। सादर नमन, प्रणाम हम सभी शक्ति बहनों की तरफ से। स्वागत। धन्यवाद शक्ति जी।
आपने हमारे मुख्य वक्ता महोदया का परिचय कराने के लिए। आधुनिकता के इस दौर में जहां तकनीक और सहूलियतें बढ़ी हैं, वहीं घरेलू महिलाओं की मानसिक चुनौतियां, उनकी अपेक्षाएं और एकाकीपन भी बदला है। इस विषय की गहराइयों को समझने के लिए मैं बेहद आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ पद्मश्री आदरणीय निवेदिता जी भिड़े को। आदरणीय दीदी, ये मंच आपका है। कृपया हमें अपने विचारों और मार्गदर्शन से अनुग्रहित करें। आदरणीय निवेदिता जी भिड़े जी, आइए दीदी। शक्ति की अध्यक्ष माननीय सुधा जी, जनरल सेक्रेटरी लीना ताई जी, और जिन्होंने मुझे इसके लिए बुलाया ग्राम परी के माध्यम से, वह रजनी जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार, भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज यह जो विषय है, यह अत्यंत प्रासंगिक विषय है कि आधुनिक परिवेश में घरेलू महिलाओं की मनोदशा, ये विषय समझना है। तो जैसे उदाहरणार्थ कोई प्रश्न पूछता है कि विराट कोहली ने कितने गोल किए, तो विराट कोहली ने कितने गोल किए तो जवाब आएगा विराट कोहली ने कुछ गोल नहीं किए। तो फिर इसका अर्थ है विराट कोहली अच्छा प्लेयर नहीं है, ऐसा कोई निष्कर्ष निकाल सकता है। लेकिन मुख्य रूप से प्रश्न ही गलत था, क्योंकि विराट कोहली ये हॉकी प्लेयर नहीं है, ये क्रिकेट प्लेयर है। तो उसने कितने गोल किए ये प्रश्न पूछना ही गलत है। उसी प्रकार से हर संस्कृति का एक जीवन दर्शन होता है, उसके अनुसार जीवन मूल्य, जीवन व्यवस्था होती है, उसके अनुसार जीवन का लक्ष्य होता है, और उस दृष्टि से ही वह समाज आगे बढ़ता है। अभी किसी भी समाज के जीवन मूल्य है या व्यवस्थाएं है, ये सारा तय करते समय उस समाज की निरंतरता, यानी वो अनेक बरस रहना, ये बहुत आवश्यक होता है। और वह सारा ध्यान में लेते हुए ही मनुष्य का लक्ष्य क्या है, जीवन दर्शन क्या है, और यह समाज बना रहना चाहिए, इसके लिए क्या करना है, ये सारा चिंतन लेते हुए ही किसी भी समाज में किसी भी विषय को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके अनुसार गढ़ना चाहिए। और ऐसा ही होता है। अभी यदि जीवन दर्शन ही सही नहीं है, या जो हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं ना समाज की, उसका विचार नहीं है, तो फिर मनुष्य की स्थिति गलत हो सकती है, जो आज हम देखते हैं पूरे विश्व में हो रही है। अभी इसको थोड़ा और समझाने के लिए हम पहले अपने संस्कृति की बातों को थोड़ा लेंगे। कि सबसे पहली बात जो है वो है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन यानी हम इस पूरे अस्तित्व को, यानी मनुष्य को, ईश्वर को और पूरे सृष्टि को हम कैसे देखते हैं। मनुष्य का जीवन क्या है, मनुष्य क्या है, ईश्वर क्या है, ये पूर्ण सृष्टि क्या है। तो हम तत्वज्ञान की बात नहीं करने वाले, हम जीवन दर्शन की कर रहे हैं, इसीलिए हम ईश्वर क्या है ये प्रश्न पूछकर उस चर्चा में नहीं जाएंगे। लेकिन यदि हम देखते हैं तो सिंपल सा प्रश्न पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है। आज पूरे भारत में आप कहीं भी जाके ये प्रश्न पूछिए तो भारत में हमेशा इसका जवाब आया है कि ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर अंदर है, ईश्वर बाहर है, ईश्वर कण कण में है, रेणु रेणु में, अणु रेणु में है। तो ईश्वर सर्वत्र है, इसका अर्थ ही हम कहते हैं कि ईश्वर कहीं अलग बैठा है। सृष्टि मनुष्य के उपभोग के लिए निर्माण की है, और मनुष्य ये शरीर मन बुद्धि का संघात है, ऐसी हमारी संकल्पना नहीं है। हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। यह सृष्टि ही ईश्वर का प्रकट रूप है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में
जब हम विष्णु सहस्त्र नाम बोलना शुरू करते हैं तो पहले है ओम और फिर आता है ओम विश्वम विष्णुर्व षट्कारो, यानी सबसे पहले विश्व ही नाम आता है क्योंकि वो प्रकट रूप है ईश्वर का। और मनुष्य जो है, मनुष्य भी ईश्वर स्वरूप है। इसीलिए ये जो शरीर मन बुद्धि है ये उसके साधन है, और प्रत्यक्ष मनुष्य जो है वो आत्मचेतना है जो इस पूरे चराचर को व्याप्त करती है। वही अपना वो श्लोक बताता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। यानी कहना है तो मनुष्य का ही विस्तारित स्वरूप परिवार है, परिवार का विस्तारित स्वरूप समाज है, समाज का विस्तारित स्वरूप राष्ट्र है, राष्ट्र का विस्तारित स्वरूप सृष्टि है, और मनुष्य इन सब का भाग है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। अभी इन सब का एक भाग होने के नाते, एक घटक होने के नाते इसका सबके प्रति कुछ कर्तव्य है। यानी मनुष्य का अपने परिवार के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, वो किसी संस्था से जुड़ा है तो संस्था के प्रति कर्तव्य है, कहीं काम कर रहा है उसके प्रति कर्तव्य है, अपने लोकेलिटी के प्रति कर्तव्य है, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, अपने सृष्टि के प्रति कर्तव्य है, और अल्टीमेटली हम ईश्वर स्वरूप होने के नाते उस स्वरूप के प्रति भी हमारा जुड़ाव होना है, उसके प्रति भी अपना कर्तव्य है। तो इसीलिए भारत राष्ट्र में चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह केवल उपभोग का जीवन यानी व्यक्तिवादिता और स्वार्थ, मुझे ये अच्छा लगता है मैं ये करूंगा, बाकी किसी का कुछ भी होने दो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एकात्मता यह अस्तित्व का सत्य है। यदि व्यक्ति इन सारे समष्टि को नकार कर केवल स्वार्थ का, उपभोग का ही जीवन जीता है तो वह इन सब के लिए एक खतरा करके उभर सकता है। अभी जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य शरीर में भी कैंसर के सेल होते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था है शरीर की और वो कैंसर सेल ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो मैनेज हो जाते हैं। लेकिन यदि ये सेल्स बढ़ने लग गए, और कैंसर सेल यानी क्या, वो कोई बाहर से आया हुआ रोग नहीं है, तो अपने ही शरीर का कोई सेल वो कहता है कि मैं इस शरीर के नॉर्म्स को, अनुशासन को मानूंगा नहीं, और मैं मुझे जो करना है वो करूंगा, मुझे मेरा विकास चाहिए, मेरा विकास चाहिए। यानी वो जो सेल है वो बड़े वेग से मल्टीप्लाई होता है और वही फिर ट्यूमर, कैंसर का ट्यूमर होता है। तो उसी प्रकार समाज में भी ऐसे कुछ व्यक्ति, यदि वो स्वार्थी है, केवल खुद का ही चाह रहे हैं, एक आध दो है, समाज उनको ढो सकता है, लेकिन समाज में यदि ऐसे ज्यादा व्यक्ति निर्माण हो जाते हैं तो वह समाज का कैंसर होता है और फिर समाज टिक नहीं सकता। और फिर होता है विघटन। विघटन यानी मनुष्य का निसर्ग से विघटन, निसर्ग से अलग होना, समाज का विघटन, परिवार का विघटन, और अल्टीमेटली तो मनुष्य का ही विघटन होता है। यानी शरीर मन बुद्धि भी एक साथ नहीं आ सकते। तो ऐसा ये अस्तित्व का सत्य है। यानी आज चाहे क्वांटम फिजिक्स हो, चाहे पर्यावरण शास्त्र हो, आज सारे यह पूरा विश्व परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है, यह मानते हैं। और यानी जो लेटेस्ट रिसर्च सारा क्वांटम फिजिक्स में वगैरह है, आप जानते हैं कि उसमें भी यही कहने लग गए कि यानी हमें सच में ये विश्व क्या है ये समझना है, तो हमें साइंटिस्ट का मन, चेतना ही समझनी होगी। यानी अल्टीमेटली ये मैटर बेस्ड यूनिवर्स नहीं है, तो ये कॉन्शियसनेस बेस्ड यूनिवर्स है। तो ये हो गया जीवन दर्शन। तो इस जीवन दर्शन पर आधारित अपनी सारी संस्कृति का विकास है। ये जो कर्तव्य है वही धर्म है। धर्म के और भी अंग है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे।
तो ये कर्तव्य निभाना, ये चाहे पुरुष हो या स्त्री, उनको निभाना ही है। दूसरा, हम ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वह अल्टीमेटली अपना जो स्वस्वरूप है, जो ईश्वर स्वरूप है, उसको समझना, ये अपना मनुष्य जीवन का प्रयोजन है। अल्टीमेट मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य है, और उसके लिए मनुष्य ने सतत प्रयासरत रहना है। अभी हर जन्म जो होता है वो हमें कुछ सीखने के लिए होता है। यानी हम स्त्री करके जन्म लेते हैं या पुरुष करके लेते हैं, हम कौन से परिवार में लेते हैं, कौन से परिवेश में लेते हैं, कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में हम जन्म लेते हैं, ये सारा, या मेरे कलीग कौन होंगे, मेरे रिश्तेदार कौन होंगे, ये सारा मुझे कुछ सीखना है, इसीलिए वो मेरे प्रारब्ध से मुझे सब मिलता है। तो चाहे स्त्री का जन्म हो या पुरुष का जन्म हो, हमें ये सब कुछ सीखने के लिए मिला है। लेकिन आत्मा का कोई लिंग नहीं है, यानी आत्मा ना पुरुष लिंगी है ना स्त्री लिंगी है, सिर्फ शरीर का ही लिंग है, यानी शरीर का ही हम क्या कह सकते हैं, जेंडर है, जो भी बोलना है इंग्लिश में बोल सकते हैं। लेकिन आत्मा जो है वो इसके परे है। और इसीलिए आज यानी इस जन्म में यदि मैं स्त्री का शरीर लेकर जन्मी हूं, तो मेरी कुछ विशेषताएं होती है स्त्री होने के नाते, या मैं पुरुष का शरीर लेकर जन्मा हूं तो मेरी कुछ विशेषताएं होती है, और मैं किसी परिवार में जन्मा हूं तो मुझे उससे भी कुछ सीखना है। तो इसीलिए हम यानी एक जब अनेक रूप से प्रकटित होता है तो हर एक का अपना प्रयोजन है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर एक का अपना प्रयोजन है। इस सृष्टि में हमें कुछ न कुछ योगदान करने के लिए हम सबका प्रयोजन है। हम यदि सृष्टि में देखेंगे तो हर कोई चीज इस सृष्टि को चलते रखने के लिए योगदान करती है, चाहे पेड़ है, पशु है, पक्षी है, छोटे कीड़े मकोड़े है, ये सारे का कुछ न कुछ योगदान होता है, जिसके कारण सृष्टि का चक्र चलता है। तो मनुष्य तो सबसे उत्तम कृति है। तो इसीलिए मनुष्य के जीवन का प्रयोजन क्या है? तो मनुष्य के जीवन का प्रयोजन अपने आत्म स्वरूप को जानना, और वह होने तक कितने जन्म में वो प्राप्त होगा पता नहीं, जब होगा होगा, लेकिन तब तक मेरा जीवन ऐसा जीना है कि मैंने मेरे जीवन के कारण मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, मेरा परिवार, इसमें शांति, समृद्धि, हार्मनी यह लानी है। तो ये मैं कैसे लाऊंगी? ये हर एक का स्वातंत्र है। यानी मैं कौन सा मार्ग चुनकर मैं परिवार का भला करूंगी या समाज का भला करूंगी, राष्ट्र का भला करूंगी, तो ये जो है ये स्वातंत्र्य निश्चित हर एक को होना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। यानी मैं जीवन का कौन सा मार्ग चुनूंगी, ये स्वातंत्र्य होना है। स्वातंत्र्य की बात हम भी करते हैं, लेकिन ये स्वातंत्र्य स्वच्छंदता नहीं है, ये स्वातंत्र्य उपभोग का स्वातंत्र्य नहीं है, ये स्वातंत्र्य मैं चाहे जो करूंगी, यानी अल्टीमेटली मैं मेरे इंद्रियों का गुलाम होंगी, स्वातंत्र्य नहीं मिलता है। तो हम ऐसे स्वातंत्र्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे स्वातंत्र्य की बात कर रहे हैं कि जहां हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, मैं फिर से कह रही हूं, ये पुरुष स्त्री या हम जो भी मार्ग चुनते हैं, हर एक को अपने कर्तव्य को निभाते हुए उसके लिए शरीर मन का जो संयम है, जो आवश्यक है, वो करते हुए अंदर की आत्मशक्ति को प्रवाहित करना, मुक्त करना, जीवन में ऐसी आत्मशक्ति प्राप्त करना कि जिस शक्ति के कारण हम निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि शक्ति के हमेशा दो प्रयोजन होते हैं, एक है निर्माण और दूसरा है संहार। वो शक्ति संयमित है तो वो निर्माण करती है, वो यदि प्रॉपर नियंत्रित नहीं है तो वो
विनाश करती है। जैसे उदाहरणार्थ आग जो है, तो आग ये शक्ति है, आग निर्माण भी करती है और उसको हम नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो वो विनाश भी करती है। तो स्त्री भी एक शक्ति है, इसीलिए बहुत सारे संस्कृतियों में उन्होंने ध्यान में तो सबके आता है कि स्त्री ये शक्ति है, लेकिन फिर स्त्री को नियंत्रित रखने से ही वो विनाश नहीं करेगी, इसीलिए उसको नियंत्रित करो, ऐसा अनेक अन्य संस्कृतियों में हुआ। तो फिर उसके ऊपर बंधन आए, उसने ये करना है, वो नहीं करना है, या उसने जो भी हम सब जानते हैं, मैं उसमें जाऊंगी नहीं। तो ऐसे अनेक नियंत्रण आए, लेकिन इसमें मनुष्य वहां ये भूल गया कि शक्ति को नियंत्रण करने से, क्योंकि स्त्री शक्ति को, स्त्री जो है वह अचेतन शक्ति नहीं है। अचेतन यानी आग जैसी, आग ये अचेतन शक्ति है। कोई लंबा छुरा ये अचेतन शक्ति है, यानी वो स्वयं से नहीं चल सकती, या न्यूक्लियर एनर्जी अचेतन शक्ति है। लेकिन स्त्री जो है वो सचेतन शक्ति है, और सचेतन शक्ति होने के कारण उसको यदि कोई नियंत्रित करने जाता है तो नियंत्रित करने वाला और जिसको वो दबा रहे, दोनों की ही अवनति होती है। ये हमने समझा, और इसीलिए हमारे संस्कृति में स्त्री का आदर करना है। आप स्त्री जो यानी जो शक्ति है, आप शक्ति के साथ आदर से व्यवहार कीजिए, तो शक्ति का जो निर्माण करने वाला जो प्रवाह है वह समाज का, राष्ट्र का, परिवार का भला करता है। और इसीलिए अपने देश में हम अपने शास्त्र देखेंगे और बहुत कुछ देखेंगे तो ये हमेशा स्त्री को ज्यादा अनुकूल है। अभी बात आती है जब कुछ ऐतिहासिक कारण होते हैं, तो ऐतिहासिक कारण होते हैं जैसे जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तब स्त्रियां असुरक्षित हो गई। असुरक्षित हो गई तो उनको घर तक सीमित कर दिया, घर तक सीमित कर दिया तो उनकी शिक्षा रुक गई। शिक्षा रुक गई तो जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव आना है वो उनके जीवन से कम हो गया। तो स्त्रियां बाहर अकेली नहीं जाएगी या वो नहीं पढ़ेगी, ऐसे नियम या ऐसी सारी अवनति आई हुई हम अपने देश में देखते हैं, ऐसी आई। लेकिन वो ऐतिहासिक कारणों से आई है, वो तत्व के कारण नहीं आई है। तत्वतः हमने स्त्री को हमेशा शक्ति स्वरूपा, जगत जननी स्वरूपा ही जाना है, माना है, और उस प्रकार से हमारे सारे संस्कृति में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अभी हम वापस उस बिंदु पे आएंगे कि मनुष्य जीवन कैसे जीना है। तो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करना ये है, और ये प्राप्त करने तक हम सब ने जीवन में ऐसा मार्ग चुनना है अपने स्वभाव के अनुसार कि जिसके कारण या जो आवश्यकता है उस समय जीवन की उसके अनुसार, या समाज की जो आवश्यकता है उसके अनुसार ऐसा मार्ग चुनना है कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा योगदान परिवार संवर्धन, समाज धारणा, राष्ट्र पुनरुत्थान, सृष्टि का संरक्षण, इस सब के लिए कर सके। तो ऐसा मार्ग चुनना है, और ऐसा जो स्वातंत्र्य है वो अपने देश में हमेशा था। यानी वैदिक काल में था, इवन महाभारत काल में आपने सुना होगा एक सुलभा करके योगिनी थी, वो योग में इतनी प्रगत थी। तो एक बार जब वो मिथिला आई थी तो उसको जनक राजा ने प्रश्न पूछा कि आपने विवाह क्यों नहीं किया। तो उसने कहा कि मैं योग की इतनी साधना करती हूँ तो मुझे योग में इतना ही प्रगत, उन्नत यदि कोई व्यक्ति मिलता है तो ही मैं विवाह करूंगी। इवन वेदों में भी ऐसे ब्रह्मवादिनियों का उल्लेख है कि जिन्होंने विवाह न करते हुए केवल वेदों का अभ्यास करना, जैसे इन्होंने योग का अभ्यास करना, या किसी ने विवाह बहुत, यानी विवाह भी एक संस्कार है, और विवाह करने के बाद
जो अच्छे बच्चों का योगदान समाज के लिए करना है तो वो मैं करूंगी। वह करते करते बाकी अन्य काम में भी वह सहभागी होती हुए हमें दिखती है, चाहे फिर वो वाणी हो, घोषा हो, अपाला हो, कैकेयी हो जो स्वयं दशरथ के साथ युद्ध में गई थी, या अनेक ऐसे अपने देश में ऐसे अनेक उदाहरण है। यानी राष्ट्र सेविका समिति ने अपने देश की ऐसी सारी महिलाएं, चाहे वीर महिला हो जो बहुत यानी कवियत्री हो, या जिन्होंने शासन किया हो, या आध्यात्मिक संत हो, ऐसे अनेक सारे क्षेत्रों की वैज्ञानिक हो, ऐसे सारे क्षेत्र की सारे महिलाओं का एक छोटे में उनका नाम, फिर उनका जीवन के बारे में थोड़ा सा ऐसा लिखते हुए एक एनसाइक्लोपीडिया लाने का काम शुरू किया है। तो वो कह रहे थे कि हमें इतने मोटे मोटे 5 वॉल्यूम तो लाने पड़ेंगे। यानी इतनी महिलाएं इस देश में हर काल में, हर क्षेत्र में ऐसे अलग अलग इसमें योगदान स्त्रियों ने किया है। अभी हम आधुनिक परिवेश में आते हैं तो ये सारा जो फाउंडेशन है, ये जो वैचारिक अधिष्ठान है, ये जो संस्कृति की स्पष्टता है, ये दुर्दैव से आज ना अपने शिक्षा में मिलती है और बहुत बार ना घरों में मिलती है। और हम सोशल मीडिया और इसके सारे इससे जब हम इसमें ही चले जा रहे हैं तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि व्हाट इज द वर्थ ऑफ माय लाइफ, यानी मैंने मेरे जीवन का क्या प्रयोजन रहा, या मैंने मेरे जीवन में क्या साध्य किया। क्योंकि आज जीवन यानी सार्थकता, या हमने क्या योगदान किया, या हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, ये सारा किसमें गिनते हैं, तो केवल अर्थ और काम, यानी उसको कितना उपभोग करने के लिए मिल रहा है, दूसरा उसके पास कितना पैसा है, स्वयं का भी है और घर का भी है, कितना है, इसी में से उस स्त्री का फिर उसका ऑफ कोर्स करियर है, क्या वेतन मिलता है, इन सारे इससे उस स्त्री का सक्सेस, सफलता, सार्थकता, ये हम गिनते हैं। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों हम भूल गए। जैसे अभी उदाहरण देना है तो केरल में एक संत है, आपने नाम सुना होगा, अमृतानंद महिमा, है ना, अमृतानंद महिमा, आपने नाम सुना होगा। अभी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो एक फिशरमैन कम्युनिटी में जन्मी हुई लड़की, लेकिन सतत ईश्वर की एक इच्छा, एक आस कहते हैं ना, वैसी उसके मन में सतत होती थी। तो उन्होंने ध्यान करना शुरू किया और आज हम जानते हैं कि उनके इतने बड़े आश्रम्स है और उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, फिर स्कूल्स, कॉलेजेस, अभी कल ही उनके आश्रम से कुछ आए थे, वो बता रहे थे कि एक हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज सेंटर चेन्नई में वो निर्माण कर रही है। यानी केवल मैं नौकरी कर रही हूँ इसीलिए मेरे जीवन की सफलता है, ऐसा स्टीरियोटाइपिंग नहीं होना चाहिए। आज ऐसा स्टीरियोटाइपिंग दुर्दैव से हो गया है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नौकरी कर रही यानी सही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी मार्ग का स्टीरियोटाइपिंग नहीं होना चाहिए कि ये किया तो वही सही और बाकी सब गलत, ऐसा नहीं होना है। तो इसीलिए उदाहरणार्थ जैसे मैं विवेकानंद केंद्र की जीवनव्रती कार्य करता हूँ, ना मेरा कोई करियर है, ना मेरा कोई जॉब है, इसीलिए ना मुझे कोई वेतन है, ना मैंने विवाह किया है, लेकिन मैंने भी मेरे जीवन में एक ऐसा मार्ग चुना है जिसके कारण मेरे राष्ट्र में, मेरे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए मैं कुछ योगदान कर सकूं। आप में से भी ऐसी अनेक बहनें होगी कि जो परिवार भी संभाल रही है और अपना जॉब भी देख रही है। तो आप दोनों संभाल रही है
और वो भी योगदान आप कर रही है। ऐसी भी कोई होगी कि जिन्होंने पूरे परिवार की तरफ ध्यान देते हुए लेकिन अपने यहाँ कुटुंब की परिभाषा है ना, ये सिर्फ कुटुंब तक सीमित नहीं रहती है। हमारी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपना गांव भी अपना परिवार है, अपना समाज भी अपना परिवार है, अपना राष्ट्र भी अपना परिवार है, और अल्टीमेटली वसुधैव कुटुंबकम यहाँ तक जाते हैं। इसीलिए स्त्री के जो विशेष गुण है वे गुण दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए। वो ऐसे कैसे अनम्यूट हुई? अच्छा, तो आप कब से अनम्यूट हुई? मैं अभी एकदम अभी अभी हुई ना, ठीक है। जी दीदी। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो यानी अपना जो मार्ग चुनना है, वह मार्ग चुनने का स्वातंत्र्य हर एक को होना है, और उस मार्ग की सफलता, उस मार्ग की सार्थकता, उस व्यक्ति के जीवन की सार्थकता, इसको मापने का जो ये है, वो केवल पैसा या इच्छाएं न रहते हुए उनके जीवन के कारण परिवार, समाज, राष्ट्र में क्या बदलाव आया, क्या उसमें उनका योगदान रहा, ऐसा अपना हमेशा रहा है। लेकिन आज जो नैरेटिव्स चल रहे हैं, स्त्री स्वातंत्र के चल रहे हैं, यानी कभी कभी लोग कहते हैं अच्छा ये सारा कर्तव्य निभाने का दायित्व क्या केवल स्त्री का ही है? तो नहीं, अपने समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का है, और इसका आग्रह दोनों पर होना भी है और दोनों करते भी है। लेकिन स्वभाव से ही, जैसे स्त्री में कुछ विशेष गुण है जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। तो उसमें जो धृति गुण है ना, वो यानी पकड़ के रखना, ये पकड़ के रखने का स्त्री में गुण होने के कारण कुछ लोग जो है जिन्होंने अपना दायित्व छोड़ भी दिया, ये जीवन ऐसे प्रयोजन पूर्ण करना ये भूल भी गए, या समझिए पुरुष ज्यादा से ज्यादा भूल गए, ऐसा मान भी लिया, तो भी स्त्री का ये गुण होने के कारण वो जनरली ये छोड़ती नहीं है। लेकिन आज जो नैरेटिव्स चलते हैं उनके हम गुलाम, या उनके हम शिकार बोलूंगी मैं, उनके हम शिकार हो जाते हैं। और फिर बहुत बार अच्छा मैं तो जॉब नहीं करती, या मैं तो क्या सिर्फ घर में ही रहती हूँ, ऐसा एक हमें ये आ जाता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगी जो हुई थी। मैं एक बार एक घर में रुकी थी, विशेष रूप से क्योंकि उनका घर एयरपोर्ट के पास था, उनके घर में ड्राइवर और गाड़ी भी थी, तो वो सवेरे मुझे एयरपोर्ट पहुंचा सकते हैं करके ही, ज्यादा मेरा परिचय उस परिवार से नहीं था, मैं पहली बार ही गई, तो केवल एयरपोर्ट पे वो पहुंचा सकते हैं करके उनके घर में मेरी रात में व्यवस्था हुई। मैं जब पहुंची तो रात के ऑलरेडी 10:30 वगैरह बज गए थे, और वो घर के जो बड़े थे उन्होंने आके बताया कि मेरे बेटे का विवाह हुआ है और बहू घर आई है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे बहू से बात कीजिए। मैंने कहा क्या बात करनी है? तो उन्होंने बोला कि मेरी बहू MBA है और वो जॉब करना चाहती है, लेकिन हम तो बहुत धनी हैं, हमें तो पैसों की कोई कमी नहीं है, और हमारे घर में परंपरा है कि स्त्री जॉब नहीं करती है, और वो तो जॉब करना चाहती है, तो आप उससे बात कीजिए। तो मैंने कहा कि देखिए मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं बातें जरूर करूंगी, लेकिन आप भी उस समय वहां रहिए। फिर दोनों को बिठाते हुए मैंने उसको पूछा कि सच सच में बताइए आपको जॉब क्यों करना है? फिर मैंने उनको बोला मैं आपसे जवाब नहीं चाहती, आपके प्रोबेबल सारे, या इस प्रश्न के प्रोबेबल जवाब क्या क्या हो सकते हैं ये मैं ही देने वाली हूँ, आप मन में उसको जो भी है आप उसको समझ लीजिए, फिर उसके ऊपर विचार कीजिए। तो मैंने कहा आपको सच में क्यों जॉब करना है? एक कारण हो सकता है कि आप चाहती है कि आपको स्वयं के अपने पैसे होने हैं, जो आपको नहीं तो हमेशा मांग मांग के लेना पड़ेगा।
और फिर मैंने उसके ससुर की तरफ देख के बोला कि देखिए, आपके घर में इतनी संपन्नता है, आप कहते हैं, और फिर भी यदि बहू को उसको कुछ भी खरीदना है तो उसको पैसा मांगना पड़ता है, तो आपके घर की अर्थव्यवस्था पे विचार करना पड़ेगा। यानी ऑटोमेटिकली उसके हाथ में कुछ पैसा आना चाहिए, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं पूछा जाएगा। ये घर चलाने का पैसा नहीं है, घर चलाने का अलग। तो यानी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर दूसरा मैंने उसको कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको जॉब करने की बहुत इच्छा हो रही, क्योंकि वो हॉस्टल में वगैरह रह के पढ़ी है। तो मैंने कहा आपको अभी 4 दीवारों में रहना बहुत कठिन है, रोज थोड़ी देर बाहर जाने की इच्छा होगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। फिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है, जो जनरली लोग ओपनली बताते हैं, कि मैंने इतनी पढ़ाई की तो फिर मेरे पढ़ाई का उपयोग क्या है। तो मैंने बताया कि देखिए, हमेशा ऐसा कोई प्रश्न मुझे पूछता है तो मैं कहती हूँ कि पढ़ाई का उपयोग ये हमेशा अपने व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए है, क्योंकि शिक्षा ये संस्कार है। ये पढ़ाई यानी मैंने पढ़ाई की तो पैसे कमाया तो ही पढ़ाई का उपयोग, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। दूसरा ऐसा है कि आप जो भी पढ़ी है, आप बाद में आपके बच्चों को भी तो अच्छा यानी चाहे साइंस में हो, चाहे जो भी आपका विषय हो, उसमें आप मार्गदर्शन कर सकती है। लेकिन मैंने बताया कि मैं ये भी समझती हूँ कि आपने यानी अच्छा पढ़ा है तो आपको लगता है वो आपने भूलना नहीं चाहिए, तो किसी को पढ़ाती रहे तो याद में रहेगा, या उसका कहीं एप्लीकेशन करेगी तो ध्यान में रहेगा, ऐसा भी शायद आप चाहती होगी। तो ये भी सही है, यानी ऐसा भी किसी को लग सकता है। तो फिर मैंने उनके ससुर को फिर से कहा कि इसके लिए जॉब ही करना जरूरी नहीं है। सॉरी, ये मैंने उसी को कहा, बहू को, कि इसीलिए जॉब ही करना जरूरी नहीं है। यानी आपके घर की यदि परंपरा है और यदि आप इस घर की बहू बनी है, आपके घर में पैसों की भी आवश्यकता नहीं है, तो आपको जॉब ही करना चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप एक ऐसा सेंटर खोलिए जहां गरीब लड़कियों को, गरीब लड़कों को आप पढ़ाई में या इवन एमबीए में कैसे पास करना, उसकी तैयारी कैसे करना, इसका सारा मार्गदर्शन देने वाला एक केंद्र आप खोलिए। तो आप रोज वहां जा सकती है, समाज की भी सेवा होगी, गरीब बच्चों को कुछ मिलेगा, आप भी रोज थोड़ी देर वहां जा सकती है। लेकिन आप जॉब नहीं कर रही, तो फिर मैंने उनको ससुर को कहा कि ऐसी व्यवस्था भी तो हम कर दे सकते हैं, क्योंकि उनके ससुर भी सामाजिक कार्य में है। तो ये मैंने जब बताया, फिर मैंने कहा कि अभी आप यानी मैं आपसे अभी कुछ नहीं चाहती, बाद में आप जो भी है चर्चा कीजिए, मैं कोई जवाब अपेक्षा नहीं कर रही हूँ। और ऐसा कहते हुए फिर मैं सोने के लिए गई। सवेरे मुझे 3 बजे उठ के जाना था। और बाद में मुझे उन्होंने संदेश भेजा कि मेरे बहू ने ऐसा एक सेंटर खोला है और वो वहाँ बच्चियों को, गरीब बच्चियों को पढ़ाने का कार्य करती है। यानी यदि हमें ये स्पष्ट है कि अपना जीवन प्रयोजन पूर्ण होना है, मेरे कारण मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का हित होना है, उस दृष्टि से मैं क्या करूं। यदि घर में आवश्यकता है तो मैं जॉब भी करूंगी, क्यों ना करूं, करना चाहिए। मैंने पढ़ाई की है, आवश्यकता है, और पढ़ाई नहीं की है तो भी ऐसी अनेक महिलाएं हम देखती है। कन्याकुमारी जिले में तो ऐसी बहुत दिखती है मुझे, या शायद ऐसी ही काम ढूंढते हुए यहाँ आती होगी, कि पति नहीं है या पति बहुत शराब पीता है, और ऐसे समय में घर तो चलाना है तो वो काम करने आती है। तो पति अच्छा है फिर भी घर चलाना है, आवश्यकता है, या उस घर में ऐसा सबका इच्छा है कि जॉब करना चाहिए, उसका भी इच्छा है, तो ये सारा चॉइस है। ये कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, ये कोई स्ट्रेट जैकेटेड मार्ग नहीं है। ये एक बार हमने समझ लिया और मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है ये समझ लिया, तो हम निश्चित रूप से उससे मार्ग निकाल सकते हैं। और अब और एक बात है कि चाहे हम किसी ग्रुप में बैठे हैं, तो वहां भी जब मुझे पता है ना मैं जो कर रही हूँ वो सही है, तो फिर
हमारी हिचकिचाहट नहीं होगी। हम बताएंगे कि हाँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं घर की अच्छी देखभाल करती हूँ और अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन मेरा ऐसा प्लानिंग है कि मैं बच्चों के लिए संस्कार वर्ग चलाऊंगी, मैं स्त्रियों के लिए कुछ स्वाध्याय वर्ग चलाऊंगी, या जैसे अभी ग्राम परी का जो काम रजनी जी बता रही थी, तो ये भी महत्व का काम है। यानी अपना जीवन प्रयोजन पूर्ण करना है। लेकिन आज दुर्दैव से हमारी तरफ इसी प्रकार देखा जाता है। यानी हम तो क्रिकेटियर है समझिए, और हमें प्रश्न पूछा जाता है कि आपने कितने गोल किए। तो यानी विराट कोहली को ये प्रश्न पूछेंगे तो बेचारे का उसका तो होगा नहीं, मैं ऐसे ही बता रही, उसका चेहरा छोटा सा हो जाएगा कि मैंने तो कुछ गोल किए ही नहीं मेरे जीवन में। लेकिन उसका अपने क्रिकेट पर विश्वास है, तो वो तो एकदम आत्मविश्वास से बताएगा कि भाई मैं क्रिकेटर हूँ, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ और मैं रन्स निकालता हूँ। आप मुझे ये पूछिए मैंने कितने रन्स निकाले हैं। तो ये आत्मविश्वास हमारे इसमें आना है। दूसरा कि हम यदि मैं घर में ही हूँ, घर में ही रहना है, ऐसा बहुत होता है। तो बहुत बार क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों से व्यथित होते हुए उसी पे हमारे अंदर मन की चक्की चलने लगती है, और वो चक्की सतत चलने के कारण ऐसा हो जाता है कि हमारी मानसिक ऊर्जा तो समाप्त होती है, लेकिन somewhere we keep on building up the things, and when some small thing happens we suddenly flare up। तो ऐसा नहीं होना है। इसके लिए हमने अपने स्वयं के, आपका जो भी क्या कहेंगे फेवरेट विषय है, विषय यानी जैसे किसी को एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती होगी, किसी को अध्ययन अच्छा लगता होगा, किसी को भाषा सीखना अच्छा लगता होगा, यानी आपका जो भी स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार नित्य रूप से कुछ सीखना और थोड़ा बहुत अपने देश में जानने के लिए योग्य ग्रंथ का एक रेगुलरली अध्ययन करना, और थोड़ा बहुत आसन प्राणायाम करते हुए एक 5-10 मिनट का ध्यान करना, ये ऐसी जो साधना है ना, ये हमने करनी है। यानी कभी कभी घर में या घर की सारी समस्या संभालते संभालते, या कभी हम छोटे एरिया में ज्यादा देर रहने से जो एक ओवर थिंकिंग या बिल्डिंग अप हो जाता है भावनाओं का, उससे हम मुक्त हो सकेंगे। तो वो भी हमें करना है। और जब थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, संभव होता है, फिर तो हमने तुरंत अपने समाज राष्ट्र के दृष्टि से कुछ न कुछ करना शुरू करना है। अभी ऐसा भी कुछ घर हो सकते हैं कि वहां बोलेंगे नहीं, घर से बाहर जाना ही नहीं है, यानी ऐसा बता नहीं सकते, कहीं हो सकता है। ऐसा है तो हम घर के अंदर ही तो कुछ गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जब सारे बाहर जाते हैं वो 2 घंटे 3 घंटे, यानी मेरे कारण कम से कम कुछ बच्चों का जीवन अच्छा हुआ, ये समाधान, ये सार्थकता हमें मिलनी है। यानी हमारा जीवन दर्शन हम ठीक से समझे, जीवन का लक्ष्य क्या है ये समझे, और अल्टीमेटली जीवन की सार्थकता अर्थ और काम में नहीं है। जीवन की सार्थकता मेरे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका पालन कैसा था, ये करते हुए हम यदि करते हैं तो निश्चित रूप से हमें आने वाली बहुत समस्याओं का हम अपने ही आत्मशक्ति के बल पर समाधान कर सकते हैं। इतना कहते हुए मैं रुकती हूँ। कुछ प्रश्नोत्तर वगैरह करना है या 5 मिनट है? जी, आदरणीय निवेदिता जी, आपके विचारों ने आज हम सभी के भीतर एक नई दृष्टि जगाई है। आधुनिक परिवेश में घरेलू महिलाओं के मानसिक द्वंद्व को लेकर जो आपने बातें रखी हैं, वे निश्चित रूप से हम सभी के लिए मार्गदर्शक साबित होंगी। आपकी इस वैचारिक अमृत वर्षा के लिए संपूर्ण मंच की ओर से आपको कोटि कोटि नमन। हाँ, एक बिंदु आया है, अच्छा बिंदु है। लेडीज हु फील दे आर सैक्रिफाइस्ड their career for their children become very possessive of them and becomes a problem in the child's life in their adulthood। बहुत सही है।
यानी इसीलिए मैंने कहा कि जीवन का लक्ष्य ध्यान में रखना है। अच्छे बच्चों को तैयार करके समाज को देना, ये एक हमारा योगदान है। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते जाते हैं, अपना वो कर्तव्य, यानी ऐसा कहते हैं ना कि वो कर्तव्य एक दृष्टि से पूरा होता हुआ आया है। और ऐसे ही समय हमने अपना समय समाज हित में ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करना है। ये सही है। एक बार मुझे एक माँ बता रही थी कि मैं फोन करती हूँ और मेरा बेटा फोन लेता ही नहीं है। जब छोटा था तब तो हमेशा आके मुझसे बात करता था, स्कूल में क्या हुआ बताता था। अभी मैं फोन करती हूँ तो कहता है माँ मैं व्यस्त हूँ करके फोन रख देता है। तो मैंने कहा कि अच्छा, आप दिन में उसको कितनी बार फोन करती है? वो कहीं दूसरे शहर में रहता है, पढ़ाई कर रहा है। तो इसने बोला कि मैं 5-6 बार तो करती हूँ। मैंने कहा 5-6 बार आप दिन में 5-6 बार करती है? तो बोली हाँ। मैंने कहा इतना क्या फोन करती है? तो बोले मैं सवेरे फोन करके पूछती हूँ बेटा उठा क्या, अच्छा फिर आज तुम्हारा ब्रेकफास्ट हुआ क्या, ब्रेकफास्ट में क्या हुआ, कॉलेज के लिए निकला क्या आज कॉलेज में क्या हुआ। मैंने कहा ये आपने नहीं करना है। आप हफ्ते में 2 फोन कीजिए, फिर वही आपकी याद करके आपको फोन करेगा। यानी ये जो है ना, स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही सुंदर वाक्य है। वो कहते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज इन कंसंट्रेशन एंड डिटैचमेंट। यानी जब हमें पूरा ध्यान देना है दीजिए, जब वो समय समाप्त होता है पूरा डिटैच होके बाहर निकल आई। ये हर चीज में है। ये जैसे हम संगठन में भी काम करते हैं, मेरा एक दायित्व है, अभी मेरा वो दायित्व बदल गया तो मैं अभी उस दायित्व में फिर से क्या हुआ, अच्छा जिसको मिला है वो मेरे जैसा काम ठीक संभाल रही है क्या, ये जानने का प्रयास नहीं करना है। पूर्ण रूप से विड्रॉ करना हमें आना है। सो इन एनीथिंग, वेदर इट इज स्पिरिचुअलिटी और एनीथिंग, कॉन्सेंट्रेशन एंड डिटैचमेंट, तो इसका अभ्यास करना है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज के इस सत्र की सार्थकता और मुख्य बिंदुओं को समेटते हुए कार्यक्रम को निष्कर्ष की ओर ले जाने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुधा जी तिवारी का। सुधा जी कृपया आए और आज के सत्र का सार निष्कर्ष हमारे सामने रखें। आदरणीय सुधा जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो दीदी को। और मतलब मैं अपने आप को इस लायक समझती ही नहीं हूँ कि दीदी के कहे हुए इतने अच्छे विचारों का मैं उसका समेट सकूं, क्योंकि उन्होंने जो बताया है हमें, यानी आप ये देखिए कि शुरुआत जीवन अर्थ से लेके, यानी हमने जीवन जीना है तो वो जीवन क्या है यहाँ से लेके, तो वो उन्होंने जो जिस जिस सुगमता से और सरलता से वो हमें यहाँ तक लाई हैं, ये मतलब एक सीखने लायक चीज है। और इसमें जो भी बिंदु उन्होंने कहा है कि आप सबसे पहले तो ये समझिए कि आपका जीवन क्या है, आप किस तरीके से अपने परिवार से, समाज से, विश्व से और ईश्वर से जुड़ी हुई हैं। और अगर आप जुड़ी हुई हैं तो आपका जो दायित्व है वो हर एक के प्रति है। तो इसमें फिर पुरुष हो या स्त्री हो, ये इसमें उसका भेद होता ही नहीं है। अपना अपना दायित्व अगर हर हर कोई ने समझ लिया तो वो अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। उसी तरीके से जैसे जैसे दीदी ने बताया कि महिला अगर घरेलू है, उसका जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ अर्थ और उसकी जो पॉपुलैरिटी है या उसका जो अचीवमेंट्स है लाइफ में, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। बल्कि उसका जो सक्सेस है वो उसका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए कितना है, इसमें होना चाहिए। और अगर ये चीज हमने ध्यान में रख लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी घरेलू स्त्री हो या वो कितना भी उसने डेडिकेट किया हो या कितना भी उसने अपने अपने परिवार के लिए बोलिए या अपने समाज के लिए बोलिए, कितना भी उसने त्याग किया हो, ये भावना उसके मन में आएगी कि मैंने बहुत किया, मुझे क्या मिला, ये भावना उसमें कभी भी नहीं आएगी। अगर ये जो दीदी ने हमें जो बताया है, इसका अगर हम सही तरीके से अनुकरण करेंगे तो मुझे लगता है कि हर स्त्री के लिए
चाहे वो घरेलू हो या वो काम करने वाली हो या वो सामाजिक महिला हो, हर जीव के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश था। और मतलब मैं इससे ज्यादा बोलने की मेरी लायकियत ही नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों ने सबने इसमें से जो मतलब संग्रह किया होगा, इसमें से सारे पॉइंट्स लिए होंगे, और इसका इसका अनुसरण करके अपना जीवन अगर हम सभी जिएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं भी अपने लाइफ के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए कहीं भी हमें कोई रिग्रेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो बहुत 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 धन्यवाद दीदी। आपका एक एक शब्द जो है वो अमृत समान है, और ये एक शब्द भी किसी के जीवन को सार्थक करने के लिए परिपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा जी। आपने बेहद खूबसूरती और सटीकता के साथ आज के पूरे मंथन का सार हमारे सामने रखा। कृतज्ञता व्यक्त करना हमारी संस्कृति का सबसे सुंदर हिस्सा है। इस सफल आयोजन के पीछे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करने के लिए मैं सीमा जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। सीमा जी। सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। आज के कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सुधा जी तिवारी, डॉक्टर सुधा जी तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव वैद्य लीना जी बावड़कर, राष्ट्रीय संयोजिका बिंदु जी सूरज का मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता ब्रज शक्ति की अध्यक्षा आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारा मनोबल बढ़ाया। विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता पद्म श्री माननीय डॉक्टर निवेदिता जी भेड़े का, जिन्होंने कार्यक्रम में अपने प्रेरणादायक विचार साझा किए। जीवन दर्शन क्या है, इतने सरल शब्दों में आज दीदी ने हमें समझाया। ईश्वर सर्वव्यापी है, यह सृष्टि ही ईश्वर का रूप है, जैसे अनेक शब्दों से आज हमें लाभान्वित किया। आपके संबोधन ने सभी प्रतिभागियों को उत्साहित किया और इस कार्यक्रम के सत्र को विशेष महत्व दिया। इसी के साथ आपकी उपस्थिति गर्मामयी रही। आपके द्वारा साझा किए गए एक एक शब्द से सभी बहनें लाभान्वित रही होंगी, ऐसा मेरी आशा है। इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय के मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन संभव हुआ। आपके नेतृत्व और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतकर्ता रूमी दास जी, आपके स्वागत और मधुर शब्दों से पूरे आयोजन ने सकारात्मक माहौल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन करने के श्रद्धा जी का बहुत बहुत आभार। प्रार्थना के लिए उज्ज्वला सिंह जी और शांति मंत्र के लिए मिथिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन के लिए श्रद्धा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की कार्यवाही लेखन के लिए डॉक्टर मनीषा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए डॉक्टर मृणाल यावलकर जी का बहुत बहुत आभार। आपके प्रयासों से हम ग्राम परी के प्रभाव को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सके और भविष्य में सभी सत्रों की योजना बना सकते हैं। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी प्रांतों की जो कि चारों दिशाओं में फैली हुई हैं, शक्ति की बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम परी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। इस टीम को बनाने में रजनी जी सिन्हा ने आज जो मुख्य भूमिका निभाई है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सफल टीम का जो निर्माण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की इस यात्रा में भविष्य में भी आपके निरंतर सहयोग की हम अपेक्षा करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी, आपके इस सुंदर आभार प्रदर्शन के लिए। अब हम इस विचारमयी और ऊर्जावान कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर हैं। संपूर्ण विश्व के कल्याण और मानसिक शांति की कामना के साथ
मैं मिथिलेश जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन करें। मिथिलेश जी। मिथिलेश जी, क्या आप सुन पा रही हैं? श्रद्धा, शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। आप शांति मंत्र करके समापन कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अतिथिगण, सभी श्रोतागण, सभी बहनें जो हमारे साथ जुड़ी, नेशनल टीम से जो हमारे साथ जिनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, सभी का बहुत बहुत आभार। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।